मिस्टर रमन, आप क्या कर रहे हैं? मैं जोर से चिल्ला पड़ी। मैं रोहित मारवा की दादी के हॉस्पिटल रूम में बस घुसी ही थी कि देखा रमन अंकल हाथ में इंजेक्शन लिए खड़े थे। रमन अंकल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी बौखलाहट देखकर ही पता चल रहा था उनके इरादे नेक थे। मैं तुरंत आगे बढ़ी और उनके हाथ से सिरिंज छीनी। ऐसे आदमी का क्या भरोसा, जाने क्या हो इंजेक्शन में। रमन अंकल दरवाजे के तरफ लपके वहां से तुरंत निकल जाने को, पर तभी रोहित अंदर आया। रमन अंकल, आप यहाँ? रोहित पे सरप्राइज। जिस तरह के इंसान रमन अंकल हैं, उनसे उम्मीद ही नहीं कि किसी बुजुर्ग की देखभाल करने इस तरह सुबह सुबह वो आ जाएंगे। रोहित, इन्हें यहाँ से जाने मत देना। ये हाथ में सिरिंज लिए खड़े थे। जाने क्या इरादा था? मैंने तुरंत रोहित को वार्न किया। रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले मैं कुछ कह पाती, रोहित ने रमन अंकल के कॉलर पकड़ लिए और उसने कहा, मुझे मालूम था ये हरकत आप की है। आप मेरे बेटे आर्यन पर झूठा इल्जाम लगा रहे, जबकि ये सब आप ही का किया धराया। रोहित को इतने गुस्से में मैंने आज तक नहीं देखा। रोहित ने रमन अंकल को घसीटा और घसीटते हुए बाहर निकला। जाने से पहले उसने बस एक बार मुड़कर मुझे देखा, मानो कह रहा हो मेरी दादी का ख्याल रखना। शाम को जब मैं थकी हारी वापस होटल लौटी तो देखा रिया होटल के लॉबी में मेरा ही इंतजार कर रही। मुझे देखते ही वो मुझसे आकर लिपट गई। मम्मी आइसक्रीम खाने चले, मम्मी आइसक्रीम खाने चले, बहुत मन कर रहा है। रिया ने प्यार से मुझसे पूछा। मैं बहुत थकी हुई थी, पर फिर भी रिया को मना नहीं कर पाई। हम रेस्टोरेंट की तरफ चलने लगे। तभी रिया ने कहा, एक मिनट मम्मा, मैं अपना स्कार्फ रूम में भूल गई। मैंने रिया को रूम की चाबी देकर स्कार्फ लाने को कहा। इधर मैं सोफे पर बैठी लॉबी में उसका इंतजार कर रही। तुम्हारी बेटी कितनी प्यारी है। अच्छा, पीछे से आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो पापा खड़े थे। आप यहाँ क्या कर रहे? मैंने कड़क आवाज में पूछा। वो दिन गए जब मैं पापा से डरा करती। अब उन्हें देखकर मुझे सिर्फ गुस्सा आता। तुम्हें लगता होगा तुम आसानी से गायब हो जाओ, पर बेटा वो क्या है ना, वो तो है तुम्हारा बाप ही। पापा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर ये कहा, क्या चाहिए उनको, क्यों मेरा पीछा कर रहे? मैं लगभग चिल्ला पड़ी। आसपास जो एकाध लोग थे वहां पे मौजूद, वो मेरे तरफ देखने लगे। तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए, वो कंपनी मुझे लौटा दो। पापा मेरे नजदीक आकर धीरे से बोले, इस जन्म में वो कंपनी आपको नहीं मिलने वाली, भूल जाइए। मैं जाने के लिए मुड़ी तो पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोका। पापा की मुस्कान जरा भी नहीं डगमगाई। तुम्हें बचाने को कोई नहीं आएगा स्वीटी, रोहित मारवा भी नहीं। उनके बातों से मैं एक बार के लिए डर गई, लेकिन मैंने उन्हें पता लगने नहीं दिया। आपको अब भी लगता है आप मुझे काबू में कर सकते हो? मैंने भी पलट कर जवाब दिया। पुरानी अनिका मर चुकी है, उसे आपने ही मारा, याद है ना? इससे पहले कि पापा जवाब दे पाते रिया लौटे। मामा ये कौन है? उसने मासूमियत से पूछा। बेटा मैं आपके मम्मी का पापा, आपके नाना। उन्होंने रिया के तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। रिया कहीं उनके पास ना चली जाए, इस डर से मैंने लपक कर रिया को अपने पीछे छुपा लिया। अब बहुत बुरे हो, रिया ने तभी आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर पापा के चेहरे से एक पल के लिए हंसी गायब हो। उन्होंने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहा, अनिका इसे बता दो तुम वापस क्यों आए। बताते क्यों नहीं इसे, इसके भाई के बारे में? और तभी एक आदमी आया और पापा के कान में कुछ बड़बड़ाते हुए उनके हाथ में एक फाइल पकड़ी। उस आदमी ने इशारे से एक बच्चे को आगे बुलाया। उस लड़के की उम्र रिया के बराबर ही होगी। अनिका ये रहा, तुम ये पेपर साइन कर दो। और
तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा। पापा ने फाइल मेरे तरफ फेंकते हुए मैं जिस बेटे को पाने मैं इस शहर में वापस आई थी, वो बेटा इतने आसानी से मुझे मिल गया। वो बदले में ये कंपनी देनी होगी, ऐसे कैसे? क्या क्या ये सच में मेरा खोया बेटा है? तभी रिया कहती है कि मेरा भाई नहीं है, ये बैड अंकल झूठ बोल। रिया की आवाज ने तुरंत मेरा ध्यान खींचा। उसने आगे बढ़कर मेरे हाथ से फाइल ली और टूट गई। सारे पन्ने हवा में उड़ने लगे। पापा को धक्का मारती हुई रिया वहां से भागी। मैं भी रिया के पीछे दौड़ पड़ी। रिया दूर एक कोने में बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। मैं उसके पास आकर बैठी, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, बेटा आपने ऐसा क्यों किया? आपको पता है ना उनके पास आपके भाई है। वो मेरा भाई नहीं है, झूठ बोल रहे हैं वो बैड अंकल। रिया फिर से चीख पड़ी, मेरा भाई आर्यन है। मैं उसकी तरफ हैरानी से देखती रही। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था।